हेलो एवरीवन। तो हमने जैसे कल बेसिक्स की शुरुआत करके हड़प्पा सभ्यता को हमने छोड़ दिया था। आइए अभी हम लोग बात करेंगे अब जो चैप्टर की शुरुआत अब करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है क्या नाम है उसका? प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व, द हिस्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी या हड़प्पन सिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोगों ने कल जैसे बात किया था, हमने देखा था कि नगर की शुरुआत हुई, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ उसमें विश्व में अलग अलग तरह के नगर का उद्भव होने लगा और नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। इसी सभ्यता में एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर बात होती है कि पहली बार नगरों का उदय कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा ये ताम्रपाषाण युग में या चालकोलिथिक एज के टाइम में। चालकोलिथिक एज, ये ताम्रपाषाण युग को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं। अगर हम बात करें कि शुरुआती नगर में, तो शुरुआती नगर जो थे, विश्व के आरंभिक नगरों के बारे में बात करें तो आरंभिक नगरों में थे सुमेर जो अभी इराक का क्षेत्र है, इसके अलावा सिंधु घाटी जो भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र है। अगर हम बात करें कि सुमेर यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन थी, किसके टाइम की थी, तो आंसर हो जाएगा ये सुमेर के समकालीन थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो आधुनिक इराक या सुमेर की जो सभ्यता थी या सुमेर के जो नगर थे उसके समकालीन मानी जाती है। धीरे धीरे इसके बाद मिस्र, यूनान, रोम और अन्य देशों में भी जो थी वो नगरीय सभ्यता विकसित होना शुरू हो गया। नगरीय सभ्यता जो थी, नगरीय सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता से जो थी वो अलग थी, यानी गांव की सभ्यता से अलग होती थी। जो नगरीय सभ्यता है बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि नगर और गांव ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये दोनों एक नहीं हो सकते और ये अलग थे। ठीक है, अब तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नगरीय सभ्यता जो थी उसकी जानकारी कहाँ से मिली है और कैसे मिली है। हमारा नगरीय सभ्यता में जो चैप्टर है उसका नाम है हड़प्पा आर्कियोलॉजी या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो पहले खोज को देख लेते हैं और उसका नाम कैसे पड़ा ये भी देख लेते हैं। देखिए, भारत का प्राचीनतम अगर सभ्यता की बात किया जाए, सबसे पुरानी सभ्यता अगर वो कोई थी तो वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये कल ही हमने बताया था। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया था जगह वो हड़प्पा ही था, इसीलिए सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों इसे कहा गया? क्योंकि जो नदी थी वो यहां से सिंधु नदी गुजरती थी और इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन इसके जो अवशेष थे वो सिर्फ सिंधु घाटी के ही अंदर नहीं थे या सिंधु नदी के ही आसपास नहीं थे, बल्कि सिंधु घाटी के बाहर भी इसका क्षेत्र देखने को मिला है। और सबसे पहले प्रकाश में कौन सा आया, कौन सी सबसे पहले किसकी खुदाई हुई, सबसे पहले कौन सा जगह खोजा गया, उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, और इसी के आधार मानकर इस सभ्यता का नामकरण क्या कर दिया गया? हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं हम। आखिर हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं या संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले प्रकाश में जो स्थल आया था उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो हड़प्पा था इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ताम्रपाषाण के टाइम में ये सभ्यता शुरू हुई थी। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य युग के टाइम में ये शुरू हुई थी। हड़प्पा संस्कृति यानी कि संस्कृति मतलब क्या होता है? तो संस्कृति से अर्थ है कि वो ग्रुप, वह समूह जो एक खास शैली में निर्मित होता हो या एक खास भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हो या एक खास समय में हो, उसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, अचानक ही हुई या फिर कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई है वो 19वीं शताब्दी के टाइम में हुई है। अब
हड़प्पा सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी के टाइम से शुरू हुई। हुआ क्या कि एक एएसआई डायरेक्टर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पेशे से एक इंजीनियर थे और इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया था एएसआई का। एएसआई का पूरा नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनको पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया और इसीलिए पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है इसे इन्हें। अब आगे बात करते हैं कनिंघम को आखिर वहां से क्या मिला। तो कनिंघम को हड़प्पा से ना एक मोहर मिली थी। मोहर पे क्या था? मोहर पे एक सांड की मूर्ति थी और उसमें कुछ लिपि जो थे वो खुदे हुए थे, ठीक है, और आसपास में बहुत सारे घर मिले, ठीक है ना। उनको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है यहां पे कोई प्राचीन नगर होगा, ठीक है। और कहते हैं कनिंघम महोदय कि यहां पे जो ईंटें उनको मिली वो इतनी ईंटें मिली कि लाहौर से लेकर के मुल्तान तक के जिसकी दूरी कितनी थी 100 मील, वो ईंटों से रेल लाइन बनाया जा सकता था। लेकिन कनिंघम महोदय ने ये चीजों को देखा, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी इन चीजों में नहीं लिया, बहुत ज्यादा दिलचस्पी उनको इसमें नहीं आया और वो छोड़ दिया इनको, ठीक है। तो कनिंघम महोदय ने रुचि नहीं ली, क्योंकि उनकी रुचि किसमें थी? तो उनकी रुचि जो थी वो ऐतिहासिक स्थलों के पुरातत्व में ज्यादा थी, ठीक है। तो हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का पता किसने लगाया? तो इनका पता एक विद्वान थे जिन्होंने 1921 में, विद्वान का नाम था दयाराम साहनी। ये भारतीय पुरातात्विता थे, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का पता 1921 में भारतीय विद्वान, भारतीय पुरातात्विता दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। अब जब इसका उत्खनन हुआ तो इनको अलग अलग प्रकार के मोहर मिली, बहुत सारी मोहर मिली। अब जब इनको मोहर मिला तो सब लोगों का ध्यान गया कि अरे यार क्या खोज दी इन्होंने। अब इसी टाइम में एक और पुरातत्ववेत्ता आए जिनका नाम था राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने बोला अच्छा तुम हड़प्पा खोज रहे हो, खोजो, हम मोहनजोदड़ो में खोजेंगे। वो सिंध में मोहनजोदड़ो का उत्खनन उन्होंने करवाया। तो हड़प्पा की उत्खनन किसने करवाया? हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ तो जो उनको मोहर मिला वैसे ही मिलता जुलता मोहर राखालदास बनर्जी को भी मिला। तो जब राखालदास बनर्जी जी को और दयाराम साहनी जी को, दोनों को एक ही तरह की जब मोहर मिले, मिलती जुलती मोहरें मिली, तो इन लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि ये दोनों हो ना हो एक ही सभ्यता के हैं, एक ही सभ्यता के। अब उस समय से लेकर के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत सारे उत्खनन किए गए हैं, बहुत सारे खुदाइयां की गई हैं। एक समय हुआ कि बड़े स्तर पर इसका उत्खनन किया गया। उस वक्त जो थे निदेशक सर जॉन मार्शल जी थे और एमएस वॉस ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन बड़े स्तर पर किया, ठीक है ना। और ये जो उत्खनन एमएस मार्शल के नेतृत्व में हुआ, ये एक वैज्ञानिक सिस्टम के तौर पे हुआ था। इसी तरह से हड़प्पा का उत्खनन तो हुआ, मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन मार्शल के टाइम में ही हुआ। कब टाइम है? 1921 और यहां पे है मोहनजोदड़ो 1925, ठीक है। तो 1925 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन भी हुआ बड़े लेवल पे। 1921 में हड़प्पा का भी उत्खनन हुआ बड़े लेवल पे। उस वक्त निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। इसके बाद आए 1938 में मैके। इन्होंने इस स्थल का फिर से उत्खनन करवाया। इसके बाद जब 1946 आया तो REM व्हीलर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने
और इन्होंने फिर से हड़प्पा का उत्खनन करवाया। इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1947 के बाद भारतीय और पाकिस्तानी बहुत सारे पुरातात्विताओं ने बहुत जगह नए नए जगह पर नए नए स्थल का उत्खनन किया है। 1955 में एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन करवाया था। लोथल का उत्खनन किसने करवाया था? 1955 में एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन करवाया। 1960 में बीबी लाल बी के थापर ने कालीबंगन का उत्खनन करवाया। कालीबंगन राजस्थान, लोथल का है गुजरात में। तो कालीबंगन का उत्खनन किसने करवाया? बी के थापर बीबी लाल ने। और लोथल का उत्खनन किसने करवाया? एस.आर. राव ने। इसके बाद 1980 के टाइम की बात है। 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातात्विता जो थे वो उसने मोहनजोदड़ो का सर्वेक्षण किया और अमेरिकी पुरातात्विताओं ने भी 1986 में हड़प्पा के कुछ स्थल का उत्खनन करवाया। तो मतलब लगातार उत्खनन होता ही रहा। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि पिछले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन जो करवाया गया वो करवाया गया आर.एस. बिष्ट के द्वारा, जो 1990 में करवाया गया था और वो है धौलावीरा गुजरात का। ये इंपॉर्टेंट है। आर.एस. बिष्ट 1990 में धौलावीरा गुजरात का उत्खनन इन्होंने करवाया था। इसके अलावा बहुत सारे जगह खोजे गए हैं, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और भी मकान, बहुत सारा एरिया जो है वो खोजा गया अभी तक। ठीक है ना। पाकिस्तानी पुरातात्विता में जिसका नाम था ए खान, ए.एच. दानी और M.R. मुगल, इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन था उनमें खास योगदान दिया है। उनके अलग अलग पहलुओं को समझने में उनको योगदान दिया है, जो पाकिस्तानी पुरातात्विता थे। ठीक है। इसके बाद जब ये उत्खनन हुआ तो हमें हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप के बारे में पता चला। और क्या उस वक्त जो था साहित्य कोई थी? आंसर है नहीं, उस वक्त कोई साहित्य उपलब्ध नहीं थी। तो हमको कैसे पता चलेगा? तो जो भी पुरातात्विक स्रोत है उससे ही हमको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, उसके ज्ञान के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान हमें जो होता है वो पुरातात्विक स्रोत से ही होता है, क्योंकि उस समय कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं थी। और उस समय की जो लिपि थी उस लिपि के भी बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो भी अभी विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो इससे हमारे पास तो सिर्फ एक ही स्रोत बच जाता है और वो है पुरातात्विक स्रोत, जो पुरानी चीजें हैं। बस उसी का सहारा लेना है और उसी से हमको पता करना है कि उस समय में हुआ क्या होगा या कैसी सभ्यताएं थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के कुछ चरण लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे 1875 में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया था। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। राखाल दास बनर्जी द्वारा भी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया 1922 के टाइम में। 1938 में मैके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, जो बड़े लेवल पर उत्खनन था। 1946 में R.M. व्हीलर ने हड़प्पा का फिर से उत्खनन कराया। 1955 में एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन करवाया। 1960 में बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगन का उत्खनन करवाया। 1990 में R.S. बिष्ट और धौलावीरा का उत्खनन कराया गया R.S. बिष्ट द्वारा। तो R.S. बिष्ट द्वारा जो है वो धौलावीरा का उत्खनन कराया गया। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थल। तो अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थलों के बारे में। देखिए ये तो अगर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात किया जाए, विस्तार जो है इसमें दो प्रमुख स्थल हमें देखने को मिलते हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल जिनका नाम है, एक का हड़प्पा और दूसरा का नाम है मोहनजोदड़ो। पहला जो है वो क्या है? हड़प्पा, और दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब में। जिला का नाम है मुल्तान जिला। वहीं पे मोहनजोदड़ो ललकारा जिला में पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में है। आपको याद होगा या नहीं मालूम, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अभी गुजरे हुए वर्ष में लगभग हड़प्पा सभ्यता के 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। कहाँ से खोजे गए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ और उत्तर प्रदेश तक इसका सीमा फैला हुआ था। तो इतना बड़ा क्षेत्र में ये एरिया फैला हुआ था, बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के ये एरिया जो था वो हड़प्पा स्थल का पूरा एरिया था।
जब हमने इसकी खुदाई की, जब इसमें हमने देखा, तो हमको 3 प्रकार के स्थल मिले हैं। पहला, जिसे हम लोग आरंभिक हड़प्पा या अर्ली हड़प्पा कहते हैं। दूसरा, जिसे हम लोग विकसित हड़प्पा या मैच्योर्ड हड़प्पा कहते हैं। तीसरा, जिसे हम लोग लेटर हड़प्पा कहते हैं। अब तो फिर पूरी तरीके से जो विकसित थी, उस हड़प्पा की संख्या कितनी है? पूरी तरीके से विकसित हड़प्पा की संख्या लगभग 1022 है। 1022 में से हमें जो मिले हैं वो 406 पाकिस्तान से मिले हैं और 616 भारत से मिले हैं। 406 पाकिस्तान से मिले हैं, 616 भारत से मिले हैं। अगर इस सभ्यता के केंद्र की बात किया जाए कि इस सभ्यता का सेंटर कहां था, तो इस सभ्यता का केंद्र था सिंधु घाटी का सिंध और पंजाब, ये वाला था। यहां से इसका फैलाव दक्षिण की तरफ हुआ, यानी कि नीचे की ओर हुआ। यहां से लेकर के ऐसे नीचे की ओर फैला हुआ, ये फिर इधर से इधर आ गया, इधर से पूरा ऐसे आ गया, ऐसा ऐसा और नीचे तक है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कैसा था? हड़प्पा संस्कृति का विस्तार एक त्रिभुज आकार में था, एक त्रिभुज आकार में था। क्वेश्चन पूछा गया है, ये हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कैसा था? एक त्रिभुज आकार में था। या कहां से लेकर कहां तक था? ये उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में ये जो था नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण में नर्मदा नदी तक ये फैला हुआ था, यहां तक फैला हुआ नर्मदा। यहां से एक नदी बहती है, ऐसा नर्मदा नदी, तापी नदी, ठीक है। तो इतना बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ था, ये क्षेत्र है। तो और पश्चिम में कहां से कहां तक है? पश्चिम में बलूचिस्तान इधर में पड़ेगा और यहां से लेकर के आलमगीरपुर जो यहां पे पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ था। आलमगीरपुर पश्चिम में बलूचिस्तान और पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो मेरठ जिला में है, जो उत्तर प्रदेश में है। बलूचिस्तान जो जगह का नाम है उसका नाम है सुदका गेंडोर। अगर हम बात करें दक्षिण में है वो क्षेत्र, तो दक्षिण का क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र है और वो फैला हुआ था जिला अहमदनगर तक के, जिला अहमदनगर। जगह का नाम था दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर हम यहाँ दिखा देते हैं, ये यहाँ पे है दायमाबाद, ये है आलमगीरपुर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जम्मू, यहाँ पे है सुदका गेंडोर, ठीक है। तो ये क्षेत्र इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ था, त्रिभुज आकार में, ठीक है। सुदका गेंडोर कौन सी जगह पे है? बलूचिस्तान यहाँ, आलमगीरपुर यहाँ और दायमाबाद यहाँ पे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू तक के ये फैला हुआ क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद उत्तर, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू जो जगह का नाम था, जगह का नाम हमने बताना भूल गया, इसका नाम था मांडा, यहाँ पे है मांडा, ठीक है। तो मांडा ये जगह था। इसके बाद अब आगे बात करते हैं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, इतना बड़ा क्षेत्र में कि इसका क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विस्तार इतना बड़ा एरिया में नहीं था जितना बड़ा एरिया में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन नदी घाटी में सभ्यता में, जितनी प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा अधिक फैला हुआ था ये, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर मैंने रखा यार। यह इस सभ्यता की एक खास विशेषता यह थी कि बहुत विशाल क्षेत्र में ये फैला हुआ था। बाकी अब हड़प्पा सभ्यता के खास पुरा स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल हम लोग कल बात करेंगे। आज फिलहाल के लिए हम लोग यही ब्रेक करेंगे, कल मिलते हैं फिर अन्य लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।